हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 17 अगस्त 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। जस्टिस उदय उमेश ललित अपॉइंटेड एज विच नंबर ऑफ सीजीआई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 49th। सेकंड क्वेश्चन है, जेम्स मरापे रिसेंटली स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पपुआ न्यू गिनिया। थर्ड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन द ट्रीटी विद ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इंडिया ने पहले भी ऐसी ट्रीटी साइन की हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। फोर्थ क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट अंकताड रिपोर्ट हाउ मच परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ऑन डिजिटल करेंसी इन 2021? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 7.3%। लास्ट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स गेम्स फॉर 2022? सेकंड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना। थर्ड है, कंसिडर द फॉलोइंग रामसर साइट्स एंड कंसर्न स्टेट्स। आपने बताना इनमें से करेक्ट मैच किसका है। फोर्थ है, स्माइल 75 इनिशिएटिव एम्ड एट रिहेबिलिटेशन ऑफ। करंट अफेयर्स देखते हैं। सेंटर ने अनवील किया एक प्लेटफॉर्म फॉर बेटर इंडस्ट्री R&D कोलैबोरेशन। पढ़ते हैं डिटेल में। गवर्नमेंट अनवील्ड ए प्लेटफॉर्म टू ड्राइव कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कि यहाँ पे कोलैबोरेट किसको करवाना है, इंडस्ट्रीज को एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, ताकि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सोशल इम्पैक्ट इनोवेशंस जो हैं वो की जा सकें और ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं प्रोवाइड किए जा सकें। पोर्टल का नाम क्या है? मंथन, जिसके अंडर इंडस्ट्रीज को नर्चर किया जाएगा, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाएगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और इससे क्या होगा कि इंडिया का जो कमिटमेंट्स हैं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, उन कमिटमेंट्स को भी अचीव किया जा सकेगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए नॉलेज फैसिलिटेट की जाएगी, नॉलेज ट्रांसफ़र की जाएगी, इंटरेक्शंस करवाए जाएंगे थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सेशंस, एग्जीबिशंस कंडक्ट किए जाएंगे, इवेंट कंडक्ट किए जाएंगे, जिससे एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर हो सके फ्यूचर साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ के लिए। पावर्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये प्लेटफॉर्म जो है ये एम्पावर करेगा इंटरेक्शंस अमंग स्टेक होल्डर्स, इट मीन्स स्टेक होल्डर्स के बीच में इंटरेक्शंस को बढ़ाएगा, रिसर्च एंड इनोवेशंस को फैसिलिटेट करेगा, जो शेयर चैलेंजेस हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के और साइंटिफिक इंटरवेंशंस के, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, और ऐसे चैलेंजेस जो एक सोशल इम्पैक्ट बनाते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपने याद रखने हैं, टोटल 17 गोल्स हैं अंडर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इनको अचीव करना है बाय 2030। तो ये आपने याद रखना है। और ब्रीफली आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो गोल्स हैं जिसके अंडर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट परस्यू की जाएगी। जैसे इसमें क्या आ जाता है, ज़ीरो हंगर जैसे गोल्स आ जाते हैं, पॉवर्टी एलिमिनेशन जैसे गोल्स आ जाते हैं, इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी जो हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है ये 35 पर 1000 बर्थ आ गई है, ऐसा कहना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ भारती प्रवीण परवार जी का। और पहले ये रेट कितना था, 45 पर 1000, इट मीन्स 45 बच्चों की डेथ होती थी पर 1000 बर्थ पे, और अब ये कम हो गई है, अब कितनी हो गई है, 35 पर 1000 बर्थ। देन ऐप भी लॉन्च की गई है यहाँ पे, ऐप का नाम है पालन ऐप। पालन ऐप के थ्रू यहाँ पे प्रैक्टिकल एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी केयर गिवर्स को, कि वो कैसे अपना जो डेली रूटीन है उनका उसको कैसे फॉलो करें, और उनके कोई भी डाउट्स हैं उनको भी क्लियर किया जाएगा। फर्स्ट 1000 डेज में क्या होगा, कंसेप्शन पीरियड भी होगा, इसके अलावा फर्स्ट 2 ईयर्स जो है चाइल्ड के लाइफ के, उसके बारे में यहाँ पे केयर गिवर्स को एडवाइस की जाएगी कि कैसे वो अच्छी न्यूट्रिशन, लव एंड सपोर्ट, स्टिमुलेशन, ये सारी चीज़ें बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फर्स्ट 1000 डेज जो हैं इसके अंडर चाइल्ड की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल हेल्थ जो है उस पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुपर वासुकी मेडन ट्रायल हिट। रेलवे ने कंडक्ट किया है टेस्ट रन ऑफ लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है, ट्रेन का नाम है सुपर वासुकी। 295 लोडेड वैगन्स हैं इसमें, जिसकी जो कैरी कर सकते हैं 27,000 ऑफ कोल। ये लॉन्च की गई थी 15 अगस्त को एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस। 3.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्रेट ट्रेन है ये, डिस्टेंस कवर करेगी अराउंड 267 किलोमीटर बिटवीन कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड राजनंदनगांव इन नागपुर, और इसको रन कौन करेगा, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज। अभी तक की ये लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्रेट ट्रेन है जिसको इंडियन रेलवेज रन करेंगी, और अराउंड 4 मिनट्स इस ट्रेन को स्टेशन को क्रॉस करने में लग जाते हैं। और ये इतना कोल कैरी करती है जिससे कि 3000 मेगावाट का पावर प्लांट जो है जिसको पूरे दिन के लिए चलाया जा सकता है।
देन नॉर्मल जो ट्रेन होती है उसमें जो रेलवे रेक्स होते हैं वो 9000 टन ऑफ कोल कैरी कर सकते हैं, क्योंकि 90 कार्स होती हैं, 100 टन हर एक कार में होगा, तो टोटल 9000 टन ऑफ कोल जो है कैरी करते हैं। बट सुपर बासुकी की जो कैपेसिटी है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है। इट मीन्स 27,000 टन ऑफ कोल जो है वो इजिली कैरी कर सकती है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया पेटकोक बाय करेगा वेनेजुला से। इंडियन कंपनी जो है वो काफ़ी इंपोर्ट कर रही हैं ऑलरेडी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ पेट्रोलियम को वेनेजुला से फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पाया गया है ट्रेड रिसोर्सेज एंड शिपिंग डेटा में। और इंडिया की ये जो ग्रोइंग डिमांड है वेनेजुला पेटकोक की, ये मेनली एक तो ये इनएक्सपेंसिव, इट मीन्स कंपैरेटिवली सस्ता है, और जो कोल प्राइजेज हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसलिए कोल का अल्टरनेटिव देखा जा रहा है यहाँ पे पेटकोक को, इसीलिए इंडियन कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा पेटकोक डिमांड कर रही हैं। पेटकोक के बारे में पढ़ लेते हैं। वन ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट है। ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस में जो बची हुई एंटिटी होती है उसको पेटकोक बोलते हैं। जैसे कोल है, कोल को रिफाइन कर दिया जाता है जब, और जो बाद में बचा हुआ रेजिड्यू होता है, उस रेजिड्यू से जो है पेटकोक बनता है। और सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, अबंडेंटली यूज़ किया जाता है ये सेवरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री होगी, स्टील इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी। हालांकि ये चीपर तो है कोल से, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये इसका पॉल्यूशन इससे ज़्यादा होता है। बट इसका मेन एडवांटेज क्या है, एक तो सस्ता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, और ईजी है ट्रांसपोर्ट करना एंड स्टोर करना, तो ये आपने याद रखना है। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है या डिसएडवांटेज क्या है कि ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाता है, कोल से भी ज़्यादा पोल्यूशन होता है इससे, और सल्फर कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा एमिट करता है ये, जो कि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। वेनेजुला की लोकेशन देख लेते हैं। ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ये मस्टर्ड कलर में आप देख सकते हो वेनेजुला। इसके लेफ्ट साइड पे है कोलंबिया, राइट साइड पे है गुयाना, सरीनेम एंड फ्रेंच गुयाना, नीचे है ब्राज़ील। तो आसपास की कंट्रीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं पारसी न्यू ईयर। पारसी कम्युनिटी ने 16 अगस्त को पारसी न्यू ईयर ऑब्जर्व किया है, ऑल्सो कोल्ड एज नवरोज। फर्स्ट डे है ये ज़ोरोएस्ट्रियन कैलेंडर का, और इसको शहनशाही कैलेंडर भी कहा जाता है। और जो बिगिनिंग है, स्टार्ट कब हुआ था पारसी न्यू ईयर, ऐसा माना जाता है कि 35,000 ईयर्स पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जब प्रॉफेट ज़ाराथुस्त्रा ने फाउंड किया था ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को, जो कि पर्शिया में है। पर्शिया में इन्होंने फाउंड किया था, जो कि ईरान में आज के टाइम पे। और एज पर ज़ोरोएस्ट्रियन फिलोसफी इस दिन जो है, ये जो डे है पारसी न्यू ईयर या नवरोज़, इस दिन यूनिवर्स में हर चीज़ का एक रिन्यूअल होता है, कि फिर से रिन्यू होती है यूनिवर्स की सारी चीज़ें। और जो टर्म है नवरोज़, ये एसोसिएटेड है जमशेद के साथ, जो एक एंशियंट किंग थे, ससानियन किंग थे, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पारसी कैलेंडर को, और इसीलिए इस फेस्टिवल को जमशेद नवरोज़ भी कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है। और ज़ोरोएस्ट्रियन कैलेंडर जो है या ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो है, इनकी एक होली बुक है जिसको कहा जाता है ज़ैंड अवेस्ता। होली बुक का नाम है ज़ैंड अवेस्ता, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लंदन होम ऑफ दादाभाई नौरोजी रिसीव ब्लू प्लेक ऑनर। जो लंदन में हाउस है दादाभाई नौरोजी का, उसको ब्लू प्लेक ऑनर मिला है। और ब्लू प्लेक स्कीम जो है ये इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी रन करती है, जिसमें ऑनर किया जाता है पॉपुलर बिल्डिंग्स को जिनका कुछ हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है अक्रॉस लंदन में। इट मीन्स लंदन में जो भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं उनको ऐसा ऑनर किया जाता है। और दादाभाई नौरोजी जो हैं ये ब्रिटिश एमपी भी रहे हैं, और 1825 से लेकर 1970 तक इनका पीरियड रहा है, टाइम पीरियड रहा है। और इंडियन नेशनलिस्ट भी थे, आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में। ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मुंबई में इनका बर्थ हुआ था, पढ़ते हैं डिटेल में। पारसी रिफॉर्मर थे ये, और मॉडरेट नेशनलिस्ट थे, इट मीन्स मॉडरेट आइडियोलॉजी फॉलो करते थे। देन 1885 में नौरोजी वाइस प्रेसिडेंट बने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के, और इनको फिर नॉमिनेट भी किया गया बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाय गवर्नर लॉर्ड राय, और इन्होंने हेल्प की आईएनसी को बनाने में। देन कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं 3 बार ये, 1886 में, 1893 में एंड 1906 में। जो स्वराज का रेजोल्यूशन था वो भी 1906 में पास हुआ था। देन दादाभाई नौरोजी की प्रोपोनेंट थे ड्रेन थ्योरी के। ड्रेन थ्योरी का क्या मतलब था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंडिया के रिसोर्सेज को ड्रेन कर रहे हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, कि रॉ कॉटन जो है ब्रिटिशर्स इंडिया से ले जाते थे, और इंग्लैंड में मशीन्स के द्वारा उसी कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे, और उनको महंगे दामों पे इंडिया में बेचा जा रहा था। इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने।
और इसी बुक में इन्होंने ड्रेन थ्योरी का जिक्र किया है। एमपी भी रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये लिबरल पार्टी से। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हुए हैं मेलबर्न 2022। रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फॉर हिज मूवी 83 जो 1983 इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर बेस्ड है। देन शेफाली शाह इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जलसा के लिए। और भी यहाँ पे देख लेते हैं अवार्ड्स। बेस्ट फिल्म है 83। बेस्ट डायरेक्टर हैं शुजीत सरकार, इनको सरदार उद्यम के लिए अवार्ड मिला है। अपर्णा सेठ हैं, इनको बेस्ट डायरेक्टर द रेपिस्ट के लिए अवार्ड मिला है। बेस्ट सीरीज है मुंबई डायरीज। देन बेस्ट एक्टर हैं सीरीज में मोहित रैना, मुंबई डायरीज 2611 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हैं साक्षी तन्वर, इनको माई के लिए अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कपिल देव को, जो 1983 इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम के ये कैप्टन थे कपिल देव। नेक्स्ट देखते हैं, फीफा ने सस्पेंड कर दी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल इन्होंने डिसाइड किया कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इनकी रिकग्निशन इमीडिएट के साथ कैंसिल की जाए, सस्पेंड की जाए, क्योंकि इन्होंने फीफा स्टैचूज जो हैं उनको वायलेट किया है। और ये सस्पेंशन जो है ये खत्म कर दी जाएगी जब ये जो ऑर्डर है, बेसिकली इसमें हुआ क्या था मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ। यहाँ पे एक कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो AIFF दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी को सुपरसीड करेगी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है वो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एज्यूम कर लेगी। सारी पावर्स जो है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एज्यूम कर लेगी। और फीफा का ऐसा मानना है ये जो एक्शन होगा ये फीफा के स्टैचूज के अगेंस्ट है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो फुटबॉल बॉडी को जो है कंट्रोल नहीं कर सकती। और इस सस्पेंशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होना था 2022 में 11 से 13 अक्टूबर तक, ये कैंसिल हो सकता है। देन कोई भी इंटरनेशनल फुटबॉल इंडियन फुटबॉल टीम खेल नहीं सकती है और ये एप्लीकेबल होगा जितनी भी नेशनल टीम्स हैं, देन जितने भी एज ग्रुप्स हैं और मेन एंड वीमेन फुटबॉल दोनों ही उसको मिलाकर, एंड जितने भी क्लब टीम्स हैं इंडिया में वो भी इंटरनेशनल फुटबॉल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। देन यहाँ पे जो ट्रांसफर्स होती है प्लेयर्स की इंटरनेशनल लेवल पे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, चाहे वो ट्रांसफ़र किसी कोर्स के लिए हो, कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम हो, तो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जितनी भी फुटबॉल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं आउटसाइड इंडिया उसमें इंडियन प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फीफा के बारे में पढ़ लेते हैं। फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो और फीफा फाउंड की गई थी 21 मई 1904 को। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।